जी आज खबरों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज दोपहर 12 बजे से शुरू होनी है और टीवी9 भारतवर्ष पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज इस बड़ी खबर पर लगातार जारी है। विश्वास वर्सेस अविश्वास 2024 का इसे फ्लोर टेस्ट माना जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। शुरुआत एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी की बैठक हुई है। संसद परिसर में इस वक्त बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आज संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दिन है और उससे पहले बीजेपी के तमाम सांसद और मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। रणनीति बननी है, चर्चा होनी है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किन अहम मुद्दों पर फोकस करना है। तो बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग इस वक्त चल रही है और बहस से पहले ये काफी अहम मीटिंग है बीजेपी के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो फ्लोर टेस्ट की बात कही जा रही है उसे माना जा रहा है 2024 का ये फ्लोर टेस्ट, क्योंकि 2024 के पहले एक तरीके से स्ट्रेंथ दिखाने की भी एक कोशिश है, विपक्ष की कोशिश एकजुटता दिखाने की। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की कोशिश रहेगी कि अपनी ताकत को सदन में एक बार फिर से दिखाएं। तो ये दो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं, हर अपडेट पर हमारी नजर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज जब कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष की तरफ से क्या कहा जाएगा। खासकर नजरें हैं राहुल गांधी पर, समीर, कि राहुल गांधी क्या कहेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। उनसे आपका तारुफ करा दें। सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और जयशंकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आज की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ऑपोजिशन क्या उम्मीद कर रहा है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, क्योंकि जाहिर है मणिपुर के मुद्दे को लेकर यह नौबत आई है और उस पर चर्चा के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, इसे लेकर मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक अहम खबर है। आज 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का टाइम टेबल आ गया है। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय अलॉट किया गया है। पहली बड़ी बात यह कि अब चर्चा जो इस मुद्दे पर होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, वो 12 घंटे की होगी और बीजेपी को 6 घंटे 41 मिनट का वक्त मिला है और चर्चा के लिए 12 घंटे का कुल समय अलॉट किया गया और कांग्रेस को 1 घंटे 9 मिनट का वक्त दिया गया है। जेडीयू को 21 मिनट और टीएमसी को 30 मिनट, यानी पूरा जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का टाइम टेबल है वो इस वक्त आ चुका है। और सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 घंटे 9 मिनट मिले हैं इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनको आपकी पार्टी तरजीह देने वाली है, सुप्रिया? वो ज्यादा है जो 36 सेकंड प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोला 78 दिन बाद, जब से मणिपुर झुलस रहा था और भयावह वीडियो सामने आया, उसके बाद प्रधानमंत्री महज 36 सेकंड मणिपुर पर बोले। ये टाइम पर्याप्त होगा। और यहां से कौन बोलेगा? यहां से वो व्यक्ति बोलेगा जिसने मणिपुर के लोगों के घावों पर मरहम लगाने का काम किया, जिसने मणिपुर में हर समुदाय से मुलाकात करी है, उनके आंसू पोंछे हैं, उनको ढांढस बंधाया, उनको ये विश्वास दिलाया है कि ये देश उनके साथ खड़ा है, जिसने राजनीति को छोड़कर वहां पर शांति की अपील करी और कहा है शांति सिर्फ एक अकेला समाधान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सदन में मणिपुर पर चर्चा हो और हम एकजुट होकर मणिपुर को यह विश्वास दिलाएं कि परीक्षा की इस घड़ी में देश सामने खड़ा था, यही विपक्ष चाहता था। इसी बहस से, इसी मुद्दे से प्रधानमंत्री लगातार भाग रहे थे। मैं देखना चाहती हूं आज बजट में, आज इस स्पीच में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और इतने दुख की बात है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था
कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोले, इतने ज्वलंत मुद्दे पर बोले। वो अमेरिका, फ्रांस, खाड़ी, इजिप्ट सबकी यात्रा करते रहे, मणिपुर जलता रहा, लड़कियां झुलसती रही, लेकिन उन्होंने 78 दिन बाद चुप्पी तोड़ी, और वो भी 36 सेकंड के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर के जो विधायक ने बात कही है, उनके जो एक विधायक लकवाग्रस्त हो गए, वहां की राज्यपाल ने जो बात कही, और सबसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आईना दिखाने का काम किया, इसके बाद अब बचा क्या है सरकार के पास कहने के लिए? आज भी सुप्रिया जी, यानी आप भी कहीं ना कहीं ये मान रही हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है बहुमत के लिहाज से, क्योंकि वैसे भी रूल 198 के तहत यह विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो आप लोगों को भी विश्वास है कि सरकार को तो कोई खतरा नहीं है? आपको लगता है कि यह चिंता का विषय है कि सरकार को खतरा है या नहीं है? यह चिंता का विषय है कि सरकार ने 3 महीने से ऊपर मणिपुर को अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है आज सवाल तो आपको यह पूछना चाहिए ना कि एक अविश्वास प्रस्ताव आने पर ही प्रधानमंत्री के बोलने की नौबत क्यों आई? क्या इस देश में शांति की अपील करना इस देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है? क्या हमने इस देश के प्रधानमंत्री को इसलिए चुना है कि वो कभी अमेरिका कभी फ्रांस में गलबैया करते रहे? या हमने इस देश के प्रधानमंत्री को इसलिए चुना है कि सबसे ज्वलंत मुद्दे पर आकर सदन में चर्चा में भाग ले और हम सदन से एक स्वर में मणिपुर को यह विश्वास दिलाएं कि हम उनके साथ खड़े हैं? आपको तो ये चिंता होनी चाहिए, नंबर्स की किसको फिक्र है? ये भारत के एक राज्य का ठीक है और वो राज्य चल रहा है 3 महीने से। आरपी सिंह जवाब देंगे, मुझे लगता है बेहतर जवाब दे पाएंगे आपके इस सवाल का। सिंह साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? एक तो ये कि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। क्या इतना ज्यादा मजबूर करना पड़ा सरकार को, जो सरकार अब इस पर बहस करेगी, इस पर बात करेगी? और दूसरा ये कि मुख्य मुद्दा मणिपुर है, सरकार को स्टेबल इनस्टेबल करना नहीं मुद्दा है। नंबर्स को लेकर वो भी चाहती है कि ये सवाल नहीं होना चाहिए। क्या आप इस बात को इसी तरीके से देखना चाहते हैं कि ये बात नंबर्स की नहीं है, सिर्फ मणिपुर का मुद्दा है? सुनील भाई, अच्छा होता कि ये प्रस्ताव के जगह अगर चर्चा होती, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी लगातार कहते आए कि चर्चा करें और कुछ यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके भेजें। तो जिस धारा के अंदर ये चर्चा जिस करना चाहते थे उसमें तो वोटिंग होनी थी, यही दिक्कत थी। और हम चाहते थे कि यूनानिमस रेजोल्यूशन जाए। और ये भी अच्छा लगा आज सुप्रिया बहन प्रधानमंत्री जी को अपना प्रधानमंत्री भी मान रही है, तो अब तक तो प्रधानमंत्री मानती नहीं थी कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। खैर, पर जो मणिपुर में चर्चा की बात है, हम तो निरंतर कहते रहे कि आइए मणिपुर पर चर्चा करें। अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं और खुलकर चर्चा करने को तैयार हैं, जितनी लंबी चाहे उतनी चर्चा करने को तैयार है। परंतु चर्चा नहीं करनी, राजनीति करनी है। अगर चर्चा करनी होती तो अब तक चर्चा होगी होती, और जो मरहम मणिपुर के लोगों के घाव नहीं, उनके आरोपों का अगर भाव समझें तो वो ये कह रही हैं कि शायद सरकार भाग रही थी और हमने विवश किया। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, उसके बहाने हमने सरकार को विवश किया। समीर भाई, तथ्यों से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? चिट्ठी तो ऑन रिकॉर्ड है अमित शाह जी की, ऑन रिकॉर्ड चिट्ठी है अमित शाह जी के होम मिनिस्टर साहब की, दोनों सदनों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर कहा आइए चर्चा करिए और जितनी मर्जी लंबी चर्चा करिए। मैं आपकी हर बात का आप ये कह रहे हैं कि चर्चा के लिए सरकार डे 1 से तैयार थी इस मुद्दे के उठने के बाद, और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया सदन में। सुप्रिया जी, यानी कुल मिलाकर नियम का मुद्दा फंसा। 267 के तहत आप लोग चाहते थे, 176 के तहत सरकार कराने के लिए तैयार थी, जिसमें अल्पकालिक चर्चा होती 2.5 घंटे की, अब 12 घंटे की हो रही। आज के दिन जब मणिपुर पर इस देश के सदन में चर्चा शुरू हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं 3 बातें कहकर अपनी बात खत्म करती हूं और उसके बाद मुझे जाना है। मेरी पहली बात यह है कि 3 महीने से जलते हुए इस राज्य के लिए हमारे सदन के पास मात्र 2.5 घंटे का वक्त है। हम हर और चीज की चर्चा करेंगे, हम वाहवाही करेंगे, सिगरेट ठोकेंगे, लेकिन मणिपुर पर हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप बोलिएगा अपने टर्न पर। कहा कि जितनी मर्जी चाहे उतनी लंबी चर्चा करें। मत करिए आप जो कर रहे हैं। सिंह साहब, एक एक करके झूठ बोल रही हैं आप। जी सुप्रिया जी, कंप्लीट करें। ये मेरे और आपके ड्राइंग रूम में मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये भारत के सदन में चर्चा हो रही है और संविधान में निहित
कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं जिनके तहत चर्चा होती है, आप शायद अवगत ना हो। और असलियत ये है कि गृह मंत्री ये क्या तरीका है भाई, मैं नहीं कर सकती। सुबह कौन ये करना चाहता है? आरपी सिंह साहब आप अपनी बात रखिएगा ना कि आप देश के पार्लियामेंट को भी मुशर्रा बताती हैं, आप देश के पार्लियामेंट को सीरियसली लेती नहीं है। तो क्या करा रहे हैं आप? पार्लियामेंट में लेकर आती हैं। आरपी सिंह साहब कंप्लीट करने तो दीजिए आप सुप्रिया जी को बात। सुप्रिया जी जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट करें। आरपी सिंह साहब थोड़ा सा इंतजार। आपके यहां उनकी आवाज डाउन करिए पहले, अदरवाइज मैं कभी भी ये शो नहीं ज्वाइन करूंगी। ये कोई तरीका नहीं होता है। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। पुट डाउन दिस फेडर व्हाइल आई एम स्पीकिंग। कंप्लीट करें सुप्रिया जी। इतना नाराज मत हो, कंप्लीट करें अपनी बात जी। झूठ बोलते हैं, यहां पर झूठ बोलते हैं जी। नहीं, मैं होंगी नाराज, मेरा टाइम वेस्ट होता है आपके शो में सुबह आकर जब ये तमाशे होते हैं यहां पर। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि क्या मणिपुर के लिए हमारे देश के सदन के पास मात्र 2.5 घंटे हैं? नियम कहता है 2.5 घंटे से ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। ये कौन होते हैं बताने वाले? लंबी चर्चा कर लो, कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन है क्या? अरे बात शुरू तो करो। एक डिस्कशन का रूल है संविधान में, पहली बात। दूसरी बात, अमित शाह जी से क्या चर्चा हो? अमित शाह नेता सदन है लोकसभा के, अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री है। अरे अमित शाह तो 4 दिन वहां रहकर आगे, उनको पता ही नहीं था उस भयावह घटना के बारे में और उसकी जैसी सैकड़ों घटना के बारे में। अमित शाह ने तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जो विफल हो गई। अमित शाह को तो क्या बोला जाए, इतने विफल गृह मंत्री है। मणिपुर जल रहा है, मिजोरम में आग फैल रही है, हरियाणा बगल में जल रहा है। उत्तर ले लेते हैं सिंह साहब, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्ड करिए उनके आरोपों का। एक क्विक रिस्पॉन्स करिए। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी है, मुझे उसके बाद जाना है। चलिए बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के आपके साथी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ बहुत संगीन केस बनता हुआ नजर आ रहा है और जांच की बात कही गई है। सभापति ने जांच का भरोसा दिलाया है। यह मामला कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन प्रस्तावकों का उन्होंने नाम लिया, जिन सांसदों का नाम लिया, उनकी सहमति ली ही नहीं गई और आपने उनका नाम डाल दिया। अब वो सांसद ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। देखिए, कल राज्यसभा के अंदर बिल की चर्चा के दौरान कुछ सांसदों ने कहा कि हमारे इसमें फोर्स सिग्नेचर लिए गए हैं और गृह मंत्री जी ने भी कह दिया कि हाँ, इनके फोर्स सिग्नेचर लिए गए हैं। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सेलेक्ट कमेटी का जब कोई भी सांसद प्रपोजल देता है तो उसमें सभी दलों के लोग होते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं होता, ताकि उस बिल पे चर्चा अच्छी तरीके से हो सके, उसके गुण और दोषों की जानकारी लेके फिर सदन के सामने वो बिल दोबारा आए। इसमें कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहां तक मेरी जानकारी है, राघव चड्ढा ने गुड फेथ के अंदर नाम दिए होंगे, नाम हाउस को अप्रूव करने होते हैं। सभी सांसद हाउस के सामने थे। किसी को सेलेक्ट कमेटी में रहना है या नहीं रहना, वो वहां पे भी अपनी बात कह सकता था कि मुझे नहीं रहना। जब ये कहा गया कि 4 सिग्नेचर लिए गए, इसके अंदर कोई सिग्नेचर होता ही नहीं है, कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ये तथ्यहीन बात है। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ नाम का प्रस्ताव था, लेकिन जो सांसदों ने बयान दिया है और एक तरीके से काफी कड़ा विरोध भी जताया है सदन के अंदर भी और बाद में जब मीडिया से भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी जानकारी में नहीं। सांसद ने बयान दिया। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो सांसदों ने बयान दिया वो केवल इस आधार पे दिया कि सिग्नेचर फोर्स कर लिए, उसमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कहीं भी। दैट इज द इशू। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सिग्नेचर या कंसेंट दोनों तो जरूरी है, दोनों में से एक चीज जरूरी है। वो कह रहे कि हमसे कंसेंट भी नहीं ली। मैं कल आपका नाम किसी चीज के लिए प्रपोज कर दूं और बोलूं कि मेरी बात हो गई है, तो आप तो उस पर आपत्ति उठाएंगे। ये एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप सांसद हैं और सांसद के नाते से आपका नाम कहीं प्रस्ताव में कर दूं, मैं ये सेलेक्ट कमेटी में नाम डाला जाए और उसमें लिखकर भेजूं अपनी तरफ से, तो मुझसे चर्चा हुई होगी। लेकिन सिंह साहब, जो तर्क है, जो आम आदमी का तर्क है कि नियमों के हिसाब से ये बातें नहीं लागू होती है, मतलब कि वो प्रस्ताव दे सकते हैं, वो बिल पास होगा, वो अपने नाम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं है कि अगर उन्होंने नाम दे दिया है
तो वो नियमों के विरुद्ध है। उनका तर्क ये है, आम आदमी पार्टी का तर्क ये है। समीर भाई, नाम देने से पहले मैं आपका नाम कहीं भेजूं, आपसे चर्चा के लिए पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के लिए भेजूं, क्या उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि मैं आपका नाम भेज रहा हूं या आपसे कंसेंट नहीं लूंगा? मैं आपसे बिना पूछे या आपके बिना मर्जी के कोई नाम भेज देता हूं? आप आरपी सिंह साहब कंसेंट का जिक्र कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता जी, जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं अगर ये बात आपकी मान भी लूं कि हस्ताक्षर नहीं कराए गए, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं, कंसेंट तो ले लेते, वो भी नहीं ली गई। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये कहा गया कि झूठे हस्ताक्षर किए गए, वो बात गलत थी। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि राघव चड्ढा ने गुड फेथ के अंदर नाम दिए होंगे, और गुड फेथ के अंदर नाम हमेशा आज तक जितनी भी सिलेक्ट कमेटी बनी है, कोई भी पक्ष उस बिल के पक्ष में हो या ना हो, हर पार्टी का मेंबर उस सिलेक्ट कमेटी का मेंबर होता है, और ऐसी ही परंपरा रही है। हो सकता है राघव चड्ढा ने गुड फेथ में नाम दिए हो, और वहाँ पे अगर लोगों को पसंद, जिस सांसद को उसमें नहीं रहना था, वो विड्रॉ कर सकता था। दैट वाज सिंपली ए प्रपोजल बिफोर द हाउस। Raghav said that I want these members should be in this select committee. It is the prerogative of those members, they want to retain in that committee or not. That's all. लेकिन राज्यसभा के सभापति ने जांच का आश्वासन दिया है। गुप्ता जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है, और आप जानते हैं अगर जांच में कोई सांसद अगर दोषी पाया जाता है तो सस्पेंशन से लेकर निष्कासन तक हो सकता है। मैं आपको वही कह रहा हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई मैं इसके फुल सिग्नेचर हुए, एक व्यक्ति ने कह दिया, फिर गृह मंत्री जी ने कह दिया, तो उप सभापति उस समय बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर इसकी जांच करा लेंगे, ऐसी कोई बात है तो ठीक है, अगर फुल सिग्नेचर किए हैं तो ठीक है। चलिए, ये आपके तर्क हैं। लगातार हालांकि बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जानकारी तक नहीं दी गई, उनसे सलाह मशवरा, उनकी सहमति नहीं ली गई, और ये एक वो बड़ा आधार मान रहे हैं। अरविंद सावंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद। अरविंद जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और क्या आपकी जानकारी में या आपकी सहमति में ये सांसद के किसी भी विशेषाधिकार का हनन है कि उनके नाम का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सदन के अंदर कमेटी में नाम दिया जाए और उनको जानकारी ना हो या उनकी सहमति ना हो? ये अलग ही मुद्दा है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं खुद रेल के स्टैंडिंग कमेटी में था, मुझे पता ही नहीं चला क्यों निकाला मुझे। सडनली मुझे मालूम पड़ा कोई दूसरी कमेटी दे दी। भैया क्या बात है, क्यों कोई वजह थी कि रेल कमेटी में? एक तो पहली बात है, कमेटी हो या पार्लियामेंट हो, मैं 100% हाजिर रहता हूँ। सिर्फ हाजिरी लगा के नहीं जाता, सदन में हो या मीटिंग में हो, कमेटी की पूरा बैठता हूँ, शरीक होता हूँ, सूचनाएं करता हूँ, समस्या का निराकरण करता हूँ। जी। रेल कमेटी, मैं दक्षिण मुंबई का सांसद हूँ, जो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न दोनों भी मुख्यालय मेरे यहाँ है। चलिए ठीक है अरविंद सावंत साहब, इस पर हम आते हैं। ये तो हमारे साथ सुशील गुप्ता जी मौजूद थे, इसलिए हमने राघव चड्ढा के मुद्दे का भी जिक्र कर लिया। लेकिन सावंत साहब ये बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज से शुरू होनी है दोपहर 12 बजे से, क्या तैयारी है? ऑपोजिशन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश की जनतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। जो देश में काम चल रहा है वो जुल्मशाही है। अगर जनतंत्र होता, मणिपुर की घटना को लेकर 70 दिन तक देश के प्रधानमंत्री से लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर सभी चुप कर बैठे। इतना बड़ा हिंसाचार सीमा पर स्थित एक राज्य में हो रहा है, लोग मर रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा मलिन हो रही है, सरकार चुप। ये क्या है, क्या जताता है जी, क्या जताता है? निभाते ही नहीं ना आप कर्तव्य। आप अगर कर्तव्य निभाते तो बात ही नहीं थी, कर्तव्य नहीं निभा रहे। आप सब इश्तिहार आपके मीडिया के जरिए रोज उनकी कोई ना कोई खबर। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त अरविंद जी, हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं और रामकृपाल सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। रामकृपाल जी, एक सवाल मैं सीधा आप ही से कर रहा हूं कि ये जो सारा विषय बताया गया है कि असल मकसद था मणिपुर को लेकर चर्चा,
और कांग्रेस ने, जैसा कि आपने सुना भी, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वो चर्चा से भाग रहे थे, समय पर्याप्त नहीं दे रहे थे। आपको लगता है कि सरकार वाकई में विपक्ष के इस मूव से मजबूर हुई है पर्याप्त समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए, और खासकर प्रधानमंत्री का एक विस्तृत सदन के अंदर स्टेटमेंट लेने के लिए? देखिए, अभी इससे पहले आपने जो एक सवाल किया था, ये मणिपुर के ऊपर कि क्यों नहीं चर्चा हो रही है, तो देखिए, मैं समझता हूं कि बात मणिपुर पर चर्चा की नहीं थी। बात ये थी कि कौन किसको जवाब देना है। जो इतना विलंब हुआ, ऐसा नहीं कि सरकार कह रही थी कि मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। जो एक आपने बेसिक सवाल उठाया था कि ये जो प्रस्ताव आया है अविश्वास, ये विपक्ष ने क्यों दिया है, जैसा आपने उनसे पूछा, ये सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ और मुझे कोई जवाब अपने मन में, मैं बहुत सारे तर्क लगाता हूँ कि इससे हासिल क्या होगा, तो मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, कल जो राज्यसभा में हुआ, जिस पे अभी राघव चड्ढा जी की आप बात कर रहे थे जी, उसको खुद विपक्ष की तरफ से केजरीवाल जी ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है। तो कल तो सेमीफाइनल हो गया, रिजल्ट आप सबके सामने है। तो अब सेमीफाइनल के बाद जो अब ये 3 दिन होगा, इसको आप क्या कहेंगे? 24 के पहले का सेमीफाइनल था, तो ये क्वार्टर फाइनल है या फिर फाइनल है? तो मेरा ये कहना है कि वहाँ तो तब भी एक गनीमत थी कि सत्ता पक्ष का नंबर कम था, यानी बीजेपी के नंबर बहुत कम थे, एनडीए क्लियर कट नहीं था, वहाँ तो चांसेस थे। और जहाँ पे 131 मिल गए, जो कि जोड़ घटा करके 129 ही आता था, सारे कैलकुलेशन के बाद वो 131 की फिगर क्या है मुझे नहीं पता है जी जी, कैसे आ गया। हाँ। तो लोकसभा में तो रोज बिल पास हो रहा है, और बिल पास होने का मतलब ही ये होता है कि सरकार विश्वास मत प्राप्त किए हुए है, सरकार कॉन्फिडेंस है उसके प्रति, क्योंकि बिल पास होने का मतलब ये होता है कि मौजूदा सरकार विश्वास मत प्राप्त कर रही है। चलिए, वो भी हो जाए। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो दांव है, ये सबको मालूम है कि परिणाम क्या होगा। हाँ। बात एक ऐसा मौका है 2024 के पहले कि यहाँ पे हर सांसद देश को ठीक है, एड्रेस ठीक है, कर सकता है, ठीक है, रामकृपाल जी, बिल्कुल आप स्कोर कर सकता है। कितना कौन स्कोर करेगा, फाइनल क्या होगा, क्योंकि मोदी जी लास्ट में बोलेंगे। तो ये तो जब 3 दिन की हो जाएगी तब पता चलेगा किसने क्या खोया, क्या पाया, और किसने स्कोर आपकी किया। बातों से ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन ने ही सरकार के हाथ में एक मौका दे दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लास्ट में बोलेंगे, आखिर में बोलेंगे इस चर्चा के, तो वो किस तरह से माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम खबर राघव चड्ढा से जुड़ी एक और आ रही है। राघव चड्ढा के विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये भूल गए कि सदन में झूठ नहीं चलता। लोकसभा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, ये किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने राघव चड्ढा को घेरते हुए। देखिए, जिस तरह से बाहर झूठ बोलने की आदत कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को है, वो शायद ये भूल गए कि सदन के अंदर ये चलता नहीं। सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती थी गैर संवैधानिक ये बिल है, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिलमिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है। तो देखिए, राघव चड्ढा के मुद्दे पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, जयशंकर जी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जाहिर है ऑपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। नंबर गेम की अगर हम बात करें, नंबर्स पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये बात तो ऑपोजिशन को भी पता है। फिर भी मैसेज क्या देने की कोशिश है आपके हिसाब से? देखिए, ये बात अपोजिशन को भी मालूम है समीर कि अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होने वाला है। हाँ। और
अतीत में भी बहुत सारे जितने भी अविश्वास के प्रस्ताव, देखिए 1962 तक तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। 1963 में पहली बार जब नेहरू जी के खिलाफ आचार्य कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ऐतिहासिक भाषण हुआ था उस समय, तो उसमें सरकार तो नहीं गिरी थी लेकिन सरकार कमज़ोर हुई थी। अब आज की तारीख में, आज के अविश्वास प्रस्ताव में अपोजिशन ये बताएगा कि हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं। और बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, मणिपुर की बात तो इसलिए है कि जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर उसकी ड्योढ़ी पर जाकर के बयान दिया था, लेकिन वो संसद के अंदर आकर के वो बयान नहीं दिया उन्होंने। इसी बात को लेकर के अपोजिशन चाहता था कि वो आए और संसद में अपनी बात रखें और बैठक हो तो उस पर लंबी चर्चा हो, क्योंकि मामला छोटा तो नहीं है। भाजपा, आरपी सिंह बताएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो इस तरह के जब मामले होते थे तो क्यों ये लोग कहते थे कि 267 के ही अंदर बहस होनी चाहिए थी, कई सत्र रद्द हो जाते थे, नहीं चलते थे। तो इसलिए अपोजिशन यही चाहता था। और सिर्फ मणिपुर की बात नहीं होगी, महंगाई पे चर्चा होगी। आज जो 200-250 रुपये किलो टमाटर लोग खरीद रहे हैं इस पर भी चर्चा होगी। बेरोजगारियों की जो फौज लगातार बढ़ती जा रही है उस पर भी चर्चा होगी। देश भर में जो सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन चाहे वो नूह और मेवात में हो, कांग्रेस के रेलगाड़ी में किसी आरपीएफ के जवान द्वारा हत्या कर दी जा रही हो, ये सारे मामले इस चर्चा में आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का सर आपने बयान सुना, विफलताओं को सामने लाएगा और यही विपक्ष की को हासिल होगा। मतदान में तो हासिल मालूम है सबको कि 333 का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है, वो तो गिर ही जाएगा प्रस्ताव। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और जैसा कि आप भी सुन रहे थे कि बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा जोर इसी बात पे दे रहे थे कि इस पूरी कोशिश का मकसद ही यही था कि मणिपुर पर लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री जो है वो सदन में आकर जवाब दे। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी की मौजूदगी 137 दिनों बाद, और बार बार ये आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में गए, मणिपुर में गए, वहां के लोगों के साथ बातचीत की इस स्थिति में भी, और अब जब वो आएंगे, जब इस पर बातचीत होगी, आप लोगों को क्या एक नया बल मिलेगा सदन में? आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि राहुल गांधी इतने लंबे समय बाद आएंगे और मुद्दा वही होगा मणिपुर का। समीर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप चाहे कुछ कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ कर लें, कुछ स्टूडियो में बोल लें, अपनी जगह है, लेकिन ये सरकार नैतिक रूप से सरकार चलाने का हक खो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी खो चुके हैं नैतिक हक। हाँ, तकनीकी हक है उनके पास, सदन में उनके पास बहुमत है, वो चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे वो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की तरफ से हो, चाहे वो किसी तरफ से हो, जैसे कल उन्होंने राज्यसभा का बिल पास कराया, आपके वाईएसआर और बीजेडी के सांसदों, 18 सांसदों ने उनके पक्ष में पोल किया। आपके सामने सरकार से हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता में शासन करने का जो नैतिक हक खो चुका है, कम से कम वो मुद्दों पर बोले तो, बेशर्मी तो ना करे, थेथराई तो ना करे। ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, बैठ करके जो थेथराई कर रहे हैं, सरकार को जनता के सामने हम एक्सपोज कर रहे हैं, और आने वाले समय में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और एक्सपोज करेंगे। आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख करके बताओ कि मणिपुर की महिलाओं की जो नग्न परेड हुई है, क्या देश शर्मिंदा नहीं हुआ? लेकिन नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आई, अमित शाह जी को शर्म नहीं आई, नियमों के चक्कर में फंस रहे हैं। हम क्या कह रहे थे? हम तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सुने आकर के सदन में। क्या प्रधानमंत्री को सुनना भी नहीं चाहिए? बड़े बड़े लोग बातें करते हैं कि साहब अविश्वास प्रस्ताव नहीं गिरेगा। अरे अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल नहीं गिरेगा, लेकिन सरकार का नैतिक बल गिरेगा, जनता के सामने सरकार। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार का नैतिक बल गिरेगा। देखिए, इस वक्त हम एक डेटा भी दिखा रहे हैं सुरेंद्र जी, प्रस्ताव के खिलाफ 367 और प्रस्ताव के साथ 158 का ये नंबर भी इस वक्त हमारे सामने है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जरा बताइए सरकार की तरफ से तैयारियां क्या हैं, क्योंकि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी इस वक्त चल रही, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में मौजूद है, और ये बीजेपी के संसदीय दल की जो बैठक है वो इस मानसून सत्र की आखिरी बैठक है, और इस सत्र के बाद सभी सांसद जो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को ये ताकीद करेंगे, ये टास्क देंगे कि कैसे जाके
क्षेत्र में सरकार के कामकाज को बताना और साथ ही साथ जो एक नया गठबंधन बनाए इंडिया के नाम से, उसको कैसे जनता के बीच में एक्सपोज करना है। कल भी प्रधानमंत्री ने जो एनडीए की बैठक ली थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो एनडीए है वो तो एक नेचुरल अलायंस है, लेकिन जो इंडिया के नाम से अलायंस बनाए वो जरूरतों के हिसाब से और एक असेंबल्ड अलायंस है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को कहेंगे कि आप केंद्र सरकार की योजनाओं को तो बताइए ही बताइए, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन को भी एक्सपोज करिए। और यही वजह की बात हो रही है एक दूसरे को एक्सपोज करने के। महुआ मांझी जेजेपी सांसद हमारे साथ इस वक्त जुड़े। महुआ, ये बात अब आ गई है जैसा कि सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे कि जेएमएम सांसद हमारे साथ जुड़ी हुई है। महुआ, ये जो बात है कि अब नैतिक अधिकार नहीं है सरकार का, और सारी बात आप सुन भी रही थी सुरेंद्र राजपूत को कि नैतिकता पर अब बात आकर टिक गई है। सदन के अंदर शासन का या फिर सत्ता का नैतिक बल ही होता है नंबर, यानी जनता का समर्थन, और वो है इस सरकार के पास। फिर बात नैतिकता की क्यों हो रही है? क्योंकि लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो नैतिक बल भी उसी के साथ होगा जिसके साथ जनता का बल होगा। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये नैतिकता और अनैतिकता की बहस है या फिर कुछ और है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि वर्तमान सरकार जो है वो मुद्दों से जनता को भटकाती है और ऐसे ऐसे विषय सामने लाती है कि जनता का पूरा ध्यान उस तरफ चला जाए। पोलराइजेशन की राजनीति शुरू से रही है। यहाँ नैतिक अनैतिक की बात नहीं आती है। जहाँ धर्म का मामला आता है तो लोग उसी तरफ मुड़ जा रहे हैं। इस देश में ऐसी चाल चली जा रही है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, और राम मंदिर और इसको लेकर शुरू से इस तरह की राजनीति रही है। जहाँ कभी लोग आपस में नहीं लड़े, उन राज्यों में भी न सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बल्कि मुस्लिम क्रिश्चियन को, सरना आदिवासी और क्रिश्चियन को, ऐसे ऐसे लोगों को लड़ाया जा रहा है। मणिपुर में आपने देखा होगा कि इतने वर्षों से जो भी हालात थे, लेकिन आज जैसा तो कभी नहीं हुआ। मैतेई और कुकी जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। मैं उस प्रतिनिधि मंडल में थी जो मणिपुर गया था टीम इंडिया से, विपक्ष की पार्टियों की टीम। तो मैंने वहाँ देखा कि आप अगर कहते हैं कि वहाँ शांति है, एक तो वहाँ शांति है नहीं, अभी भी घर जलाए जा रहे हैं, अभी भी गोलियाँ चल रही हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अभी हत्या नहीं हो रही। हत्या कैसे हो सकती है? आपने सारे लोगों को लाकर जेल में ठूस दिया है। जेल ही तो आप कहेंगे ना। जो कैंप्स बने हुए हैं वो छोटे छोटे गांव के अंदर में छोटे छोटे सरकारी बिल्डिंग्स है या छोटे छोटे घर बने हुए हैं, वहाँ पर स्कूल के लिए स्कूल भवन है या कोई सरकारी भवन है। अब उसमें आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रख दे रहे हैं, उनको ना कुछ करने को है, दिन भर वो निठल्ले बैठे रहते हैं, वो परेशान है, उन तक भोजन सामग्री ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये आप कह रहे हैं कि ऐसे आप देश चला रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी तो है ही। ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार से सवाल जवाब होंगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। आदिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिक्र सिर्फ मणिपुर का ही नहीं हो रहा है, नू हिंसा का भी हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है उसका हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। क्या इन सारे मुद्दों पर घेरने की कोशिश होगी चर्चा के दौरान सरकार को? क्या निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री जी सदन में आ नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सदन से भाग रहे हैं, देश के ज्वलंत मुद्दों पर वो बोल नहीं रहे हैं, पूरे देश के अंदर घूम घूम कर चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं और मणिपुर जल रहा है, उस पर एक शब्द बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। 36 सेकंड बोलते हैं, वो भी संसद के दरवाजे पर खड़े होकर बोलते हैं। तो पिछले इतने दिनों से लगातार अपोजिशन मांग कर रहा है कि 267 पर चर्चा कराई जाए, पर प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा कराना चाहती है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने का, सरकार बचाने के लिए नहीं आया गया। ये एक संसदीय वैध हथियार है जिसके जरिए प्रधानमंत्री जी को आना होगा और उस देश के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो 150 रुपए किलो दाल का मुद्दा हो, 200 रुपए किलो टमाटर का मुद्दा हो, चाहे जो हमारे कारगिल के योद्धा की पत्नी को बिना कपड़े के मणिपुर में घुमाए जाने का मुद्दा हो, चाहे तो मतलब आप भी मानते हैं कि मामला विषय को उठाने, उस पर प्रधानमंत्री से जवाब लेने तक ही सीमित है, सरकार को गिनाने या बनाने या संख्या बल दिखाने का मामला नहीं। और देखिए, इस बीच एक खबर भी आ रही है, वो भी हम आपको बता दें। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले अधीर रंजन, नंबर दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, जिसका जिक्र बार बार विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं। मणिपुर पर पीएम नहीं बोले तब हम ये प्रस्ताव लेकर आए, ये कहना है अधीर रंजन का। ये सुनते हैं क्या कहना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर दादा, आंकड़े नहीं है, बीजेपी कह रही है आंकड़े हैं नहीं, बेवजह लेके आ गया विश्वास प्रस्ताव। सबसे बड़ी बात है कि
लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ये तर्क होते हैं। लोकतंत्र में कहीं ये नहीं कहे गए कि नंबर नहीं है तो सदन के अंदर कोई बात नहीं रखा जाते हैं। ये इस तरीके की घमंडिया सिर्फ ये सरकार दिखाना जानते हैं। बहुमत की बाहुबली और उसके चलते सदन और देश जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये सारे देश के लिए अगले दिन खतरा पैदा करने वाला है। सदन बहुमत से नहीं, सदन मुद्दों से चलते हैं, सिद्धांतों से चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की मतलब ये नहीं ये सरकार गिर जाएंगे, ये नंबर लेके हम खड़ा होंगे, नहीं। सरकार की खामियां क्या है, सरकार की कमजोरी किधर है, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसा सरकार हिंदुस्तान के आम लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, ठगा रहे हैं, ये सारे मुद्दे को उठाने की। तो देखिए, नंबर सरकार के साथ हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार को गिराने के लिए नहीं लाया गया है, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है, उससे सारे मसलों पर जवाब लेने के लिए बनाया गया है।